Hello everyone, welcome to HR Classroom. My name is Manisha and today we are going to have our third class for UGC NET exam December 2023 in subject Labor Welfare and HRM. So last class में हमने देखा था Schools of Management जिसमें हमने क्लासिकल अप्रोच के बारे में पढ़ा. हमने जाना क्लासिकल अप्रोच में डिफरेंट फिलोसोफर्स ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय F.W. टेलर, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट गिवन बाय सर हेनरी फ्योल एंड ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच गिवन बाय मैक्स वेबर. सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के बारे में जिसमें हमने देखी थी ब्यूरोक्रेसी की डेफिनेशन एंड उसके कुछ एलिमेंट्स. मैंने आपके साथ एक निमोनिक भी शेयर किया था जिससे आप उसके एलिमेंट्स को इजीली याद रख सकते हैं. एंड मैंने आपको बताया था कहाँ से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होते हैं. सो आई होप कि आपको वो क्लास अच्छी लगी होगी और आपको ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच अच्छे से क्लियर हुआ होगा. सो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट जिसमें हम देखेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में विच इज़ गिवन बाय F.W. टेलर. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक पॉजिटिव थॉट के साथ. सो आज का हमारा पॉजिटिव थॉट क्या है? द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट. यानी शिक्षा की जड़ें कड़वी ज़रूर हैं लेकिन इसका फल उतना ही मीठा है. मतलब आज तो हमें लगा होगा कि हमारी एजुकेशन कितनी डिफ़िकल्ट है, बट इन फ्यूचर जब एजुकेशन आपको हेल्प करेगी आपकी प्रॉब्लम में, आपकी डिफ़िकल्टीज़ में उनको ओवरकम करने के लिए, तब आपको पता चलेगा कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 2 के लिए, HRM पेपर 2. यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. देखिए जितनी भी चीज़ें मैंने बोल्ड की हैं वो सारे हमारे PYQ हैं. आपसे पूछा जाएगा साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया, तो आप बताएंगे F.W. टेलर. यहाँ तक कि आपसे 2012, 2013 में जब मैंने क्वेश्चन पढ़े थे PYQ उसमें मैंने देखा था. अब तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट उस टाइम पे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था F.W. टेलर की फुल फॉर्म क्या है. आपको खाली लिख के दे दिया था F.W. टेलर, F.W. की फुल फॉर्म. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट को जानने से पहले हम एक बार F.W. टेलर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि F.W. टेलर के बारे में भी क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं. लाइक आपसे पूछा जाएगा उनका बर्थ कहाँ हुआ, उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में, उनके द्वारा कौन कौन सी बुक्स लिखी गई. सो जितनी भी चीज़ें मैंने बोल्ड की हैं वो सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने आपको बताया ये सारी PYQ हैं. तो एक बार जान लेते हैं F.W. टेलर के बारे में. सो F.W. टेलर वॉज एन अमेरिकन. ये क्या थे, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? अमेरिका से. या एक अमेरिकन थे. इन्होंने वर्क किया था शॉप फ्लोर पर, यानी इन्होंने वर्क किया था ऐसे लोगों के लिए जो लोअर लेवल पर काम करते हैं. जब हम हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको हेनरी फ्योल के बारे में बताऊंगी. दोनों में डिफरेंस है. लाइक हेनरी फ्योल ने वर्क किया था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लिए, यानी जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उनके लिए. बट हमारे जो F.W. टेलर है उन्होंने वर्क किया है शॉप फ्लोर लेवल के लिए. अप्लाइड एट फैक्ट्री लेवल, यानी इनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी इन्होंने रूल्स दिए, जितने भी इन्होंने थ्योरीज दिए, वो कहाँ पर अप्लाई होती है? फैक्ट्री लेवल पर. मोस्ट इंपॉर्टेंट थी ये. आपसे पूछा जाता है कि F.W. टेलर की जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं, तो वो कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं? फैक्ट्री लेवल पर. और कौन से वर्कर्स पर अप्लाई किए जाते हैं? शॉप फ्लोर लेवल पर. ही एम्फेसाइज ऑन वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि इन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया था? इन्होंने क्या था, वर्क को सिंप्लीफाई कीजिए. यानी कि वर्क आपका कॉम्प्लेक्स है तो आप उसको डिवाइड कीजिए, आप उसको एम्प्लॉयज़ में जाके उसका डिवीजन कीजिए और एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए ताकि एम्प्लॉयज़ को पता चले कि उन्हें कहाँ तक पहुँचना है. कंसर्न अबाउट वर्कर सुपरवाइजर, ये किसके लिए कंसर्न थे? वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए. जो सुपरवाइजर्स हैं, जो लोअर लेवल पर काम करते हैं, ये उनके लिए कंसर्न थे. ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो आपको क्या टिक करना है? F.W. टेलर. क्या टिक करना है? F.W. टेलर. सो कुछ इंपॉर्टेंट राइटिंग्स है. बुक्स के बारे में पूछा जाता है हमेशा हमारे एग्जाम में कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई. तो हमारे F.W. टेलर ने भी कुछ अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हैं राइटिंग में. लाइक शॉप मैनेजमेंट, किसने दिया ये बुक? शॉप मैनेजमेंट, F.W. टेलर. प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है? F.W. टेलर. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक सोलिडरिंग इज गिवन बाय F.W. टेलर. सो आई होप कि आपको F.W. टेलर के बारे में कुछ बातें पता चली होंगी. आप प्लीज़ इस स्लाइड को 2-3 बार देखिएगा. जितनी भी चीज़ें बोल्ड हैं आप उनको 2-3 बार पढ़िएगा, आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे. सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पर हम जानेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब. साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो मेन फोकस था वो था वर्कर्स की इफिशियंसी को इम्प्रूव करना, उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना. F.W. टेलर ने हमेशा किस पर फोकस किया? लोअर लेवल के एम्प्लॉय पर. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, F.W. टेलर ने किस पर फोकस किया था? जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, शॉप फ्लोर जिन्हें बोलते हैं शॉप फ्लोर वर्कर, उन पर फोकस किया था. वो चाहते थे कि ये जो वर्कर्स हैं उनकी इफिशियंसी इंप्रूव हो, उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो. इसके लिए उन्होंने बहुत सारी टेक्निक्स दी थी, बहुत सारे मेथड्स दिए थे जो कि हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन एक बार हम स्लाइड से पढ़ते हैं.
सो FW टेलर ने क्या किया, ब्रेकिंग डाउन वर्क इनटू स्मॉल एंड स्टैंडर्डाइज्ड टास्क। FW टेलर ने वर्क को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसे वर्कर्स के बीच में डिवाइड किया। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कहा ताकि लोगों को पता चले कि उन्हें कितनी यूनिट्स बनानी है या उन्हें कितना गोल अपना अचीव करना है। देन ही फोकस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट इन द ऑपरेशनल इफिशियंसी ऑफ शॉप फ्लोर। उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया, इफिशियंसी को इम्प्रूव करने की, किसकी, शॉप फ्लोर की। इट रिलेटेड टू नोइंग एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट मैन टू डू, यानी कि FW टेलर ने कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने वर्कर से क्या काम कराना है और आपके वर्कर्स को पता होना चाहिए कि उन्हें क्या काम करना है। यानी हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। आपके वर्कर को पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, तभी उनकी इफिशियंसी इंप्रूव होगी और वो अच्छे से टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, FW टेलर ने कहा कि हम हर एक काम को चीपेस्ट वे में करेंगे, यानी हम कम पैसा खर्च करके अच्छा काम करके दिखाएंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर ने 5 प्रिंसिपल्स दिए। फर्स्ट वन इज रिप्लेसिंग द रूल ऑफ थंब विद साइंस, सेकंड वन इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, थर्ड वन इज मेंटल रिवोल्यूशन, fourth one is corporation not individual, and last one is development of each and every person to his greatest efficiency and prosperity। चलिए हम एक एक करके सबका मतलब जानते हैं। So first principle is replacing the rule of thumb with science। means FW टेलर कहते हैं अगर वर्कर को ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्टिविटी, कोई वर्क परफॉर्म करना है, देन उसको पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस, पुरानी गाइडलाइंस को रिप्लेस करके न्यू साइंटिफिक स्टडी को अडॉप्ट करना चाहिए। क्योंकि जो हमारी साइंटिफिक स्टडी होती है वो हमारी बेस्ड होती है किस पर, रियल फैक्ट्स पर, रियल प्रेजेंट सिचुएशन पर, और हमारी जो भी रियल प्रॉब्लम्स है जो कि प्रेजेंट में चल रही है उन पर हमारी साइंटिफिक स्टडी जो है बेस्ड होती है। पास में पता नहीं क्या सिचुएशन रही होगी जिसके अकॉर्डिंग गाइडलाइंस बनाई गई, बट हम अपने प्रेजेंट को कंसिडर करके अपना एक वन बेस्ट वे बनाएंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर पास्ट में कभी एक बहुत बड़ी मशीन जिसपे कि लाखों रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं वो खराब हो गई। देन वहाँ पर इंजीनियर्स आए एंड उन्होंने उस मशीन को ठीक किया और उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में लिख दिया कि अगर कभी भी ये मशीन्स खराब हो जाएंगी तो आपको इस तरह के स्टेप्स फॉलो करके इस मशीन को ठीक करना है। अब जब मैं प्रेजेंट में उस मशीन पर काम कर रही हूँ एंड देन अचानक से वो मशीन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। मैंने गाइडलाइंस को पढ़ा और मैं वही सेम स्टेप्स फॉलो करने लगी, बट जब की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। जब शायद प्रॉब्लम कुछ और रही हो एंड आज प्रॉब्लम कुछ और हो, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं उन गाइडलाइंस को फॉलो ना करके अपनी न्यू गाइडलाइंस बनाऊंगी और अपनी प्रॉब्लम को अब अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो FW टेलर ने भी यही कहा कि हमें पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस को कभी कभी रिप्लेस कर देना चाहिए अपनी न्यू साइंटिफिक स्टडी के साथ, ताकि हमें एक वन बेस्ट वे मिल सके उस सिचुएशन के लिए। सो आई होप कि आपको रिप्लेसिंग द रूल ऑफ थंब का मतलब समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट विच इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ये तो बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब हम ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, यानी बहुत सारे वर्कर्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। अब जब हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे हार्मनी, यानी कि हमें उन लोगों के साथ प्यार से रहना है, ना कि लड़ाई झगड़ा करके। तो सेकंड प्रिंसिपल जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट का कहता है कि हमें लोगों के साथ हार्मनी में रहना है, ना कि उनसे लड़ाई झगड़े करके रहना है। सो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है मेंटल रिवोल्यूशन। ठीक है, मेंटल रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज एम्प्लॉयर जो आपको हायर करता है, एंड द सेकंड वन इज एम्प्लॉय जो कि वहाँ पर काम करता है। तो दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर माइंडसेट एक जैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और मेरे बॉस हैं, मैं अपने बॉस से बहुत चिढ़ती हूँ, मुझे उनकी बातों से बहुत इरिटेशन होती है, और मेरे बॉस भी क्या है, मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, उन्हें मेरी बातों से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। अब क्या हुआ, यहाँ पे माइंडसेट जो है क्या है, एक दूसरे के लिए अच्छे नहीं है माइंडसेट, हम कभी भी एक साथ काम ही नहीं कर पाएंगे। तो FW टेलर ने क्या कहा है कि जब आप एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो आपको अपना माइंडसेट एक दूसरे के लिए चेंज करना पड़ेगा। दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो या फिर एम्प्लॉय हो। हमें क्या करना है, अपना माइंडसेट एक दूसरे के लिए चेंज करना है, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर सके। सो फोर्थ प्रिंसिपल इज कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो जैसे कि हमने बात किया था सेकंड प्रिंसिपल में कि हम वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स के साथ काम करें, बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉय हैं, बॉस है, मैनेजर्स है, यानी बहुत सारे लोग हैं। तो हमें क्या करना है, हमें लोगों के साथ कॉर्पोरेट करना है। हमें वहाँ पर यह सोच के काम नहीं करना है कि मैं तो यहाँ सिर्फ अकेला ही काम करता हूँ, मैं ही सारा काम कर रहा हूँ। नहीं, सबका सपोर्ट है, सबका कॉर्पोरेशन है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन चल पाती है। अकेला बंदा ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता। तो FW टेलर ने क्या कहा, ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेशन होना चाहिए, ना कि वर्कर सोचे कि हम एज अ इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। सो वहाँ पर काम करता है वी, नॉट आई। Now the next principle is development of each and every person to his
ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सो एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि हमें सारे एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो कितने भी छोटे लेवल पर काम करने हो, हमें उनकी इफिशियंसी को इम्प्रूव करना है, हमें उनकी प्रॉस्पेरिटी को इम्प्रूव करना है। वो कैसे कर पाएंगे? आप लोगों के अंदर टैलेंट देखें कि वो किस चीज़ में स्किलफुल हैं। अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट आप उनको वर्क दीजिए। जब आप उनको उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग काम देंगे तो वो उसमें क्या हो जाएंगे, और भी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, वो उनमें और भी ज़्यादा इफिशियंट हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं किसी फैक्ट्री में काम करती हूँ एंड मेरी स्पेशलाइजेशन है कि मैं मशीन्स को अच्छे से ऑपरेट कर लेती हूँ, यानी किसी भी तरह की मशीन हो मैं उसे अच्छे से ऑपरेट करके दिखा सकती हूँ। बट मुझे मैनेजर ने काम दिया है कि तुम जाकर रजिस्टर्स में रिकॉर्ड मेंटेन करो, तुम्हें रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। अब आप ही बताइए, क्या मेरी इफिशियंसी इंप्रूव हो पाएगी? मेरा जो टैलेंट है, मेरी जो स्किल्स है वो है मशीन्स को ऑपरेट करना, बट अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं रजिस्टर्स मेंटेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरी इफिशियंसी इंप्रूव नहीं हो पाएगी, बल्कि जो मुझे आता है अच्छी तरह से मैं शायद वो भी भूल जाऊँ। तो एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि अगर किसी भी पर्सन की इफिशियंसी को इंप्रूव करना है तो आप एज पर हीज और हर टैलेंट आप उसको वर्क दीजिए, तभी एम्प्लॉय क्या है, ग्रो कर पाएगा। सो आई होप कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी हमने क्या पढ़ी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमारी एफडब्ल्यू टेलर ने बहुत सारी टेक्निक्स दी जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन की इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं, वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो एक बार हम एलिमेंट्स जानते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन इज टाइम स्टडी, सेकंड वन इज मेथड स्टडी, थर्ड वन इज मोशन स्टडी, फोर्थ वन इज फैटिग स्टडी, फिफ्थ वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंड सिक्स्थ वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब हम एक एक करके इनका मतलब समझते हैं। फर्स्ट स्टडी हमारी टाइम स्टडी। टाइम स्टडी किस चीज़ को डिफाइन करती है? एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि किसी भी एक्टिविटी को करने का, किसी भी प्रोजेक्ट को करने का या किसी भी काम को करने का एक टाइम फिक्स्ड होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर या उस टाइम फ्रेम के अंदर अपने काम को कंप्लीट करता है तो वो क्या है, एक इफेक्टिव, एक अच्छा एम्प्लॉय है। अगर नहीं कर पाता है देन हमें एक करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए उस एम्प्लॉय के लिए, उसकी इफिशियंसी को इंप्रूव करने के लिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए ताकि वो उस काम को अपने टाइम फ्रेम में कंप्लीट कर सके। तो टाइम स्टडी क्या डिफाइन करती है? टाइम को, टाइम हमें अपने गोल को, हमें अपने वर्क को, हमें अपनी एक्टिविटी को किस चीज़ पर कंप्लीट करना है, एकदम टाइम पर कंप्लीट करना है। सो सेकंड टेक्निक इज मेथड स्टडी। सो मेथड स्टडी क्या कहती है? हर एक काम को करने का एक स्पेसिफिक, एक सेट प्रोसीजर होता है, आपको उस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। कुछ सेट स्टेप्स होते हैं, आपको उस सेट स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो भी वेस्टेज है वो कम होगी और आपकी प्रोडक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगी। अगर हम सही मेथड यूज़ करते हैं किसी भी काम को कंप्लीट करने का तो हमारा गोल जल्दी अचीव हो जाएगा। अगर आप गलती से भी गलत मेथड को अडॉप्ट कर लेते हैं देन आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और आपका गोल जो है वो टाइम पर अचीव नहीं हो पाएगा। तो किसी भी काम को करने के लिए एक सही मेथड को चूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एफडब्ल्यू टेलर। सो थर्ड टेक्निक इज मोशन स्टडी। सो मोशन स्टडी क्या कहती है? मोशन स्टडी रिलेटेड है बॉडी मूवमेंट से। मोशन स्टडी कहती है कि हमें जितने भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं वर्कर्स के, उनको कट करना होगा। कट करना होगा कैसे? फॉर एग्जांपल, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, वहाँ पर एम्प्लॉय हूँ एंड मेरा जो टेबल है जहाँ पे मेरा पीसी वगैरह रखा है वो जो है प्रिंटिंग मशीन से बहुत दूर है। मैं अपनी पीसी पर काम करती हूँ एंड मुझे बार बार प्रिंट आउट चाहिए अपनी फाइल्स में लगाने के लिए। अब क्या होगा, मैं बार बार अपनी पीसी से उठती हूँ एंड इतनी दूर जाके प्रिंटिंग मशीन से पेपर्स लेके आती हूँ। तो क्या हो रहा है, बहुत अननेसेसरी मूवमेंट हो रहे हैं जिससे कि कंपनी का टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पा रही। ऐसे ही मैं बार बार पानी पीने के लिए उठ रही हूँ, बहुत दूर मुझे पानी पीने के लिए जाना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे अननेसेसरी बॉडी मूवमेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। तो एफडब्ल्यू टेलर ने कहा है कि हमें जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी अननेसेसरी इमोशन हैं, इनको क्या करना होगा, कट डाउन करना होगा ताकि एम्प्लॉय अपना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो काम पे कर सके और जितने भी ये अननेसेसरी। नाउ द नेक्स्ट वन इज फैटिग स्टडी। सो फैटिग स्टडी किस चीज़ को रेफर करती है? फैटिग स्टडी रेफर करती है बोर होने को एंड टायर्डनेस को। यानी कि जब एक एम्प्लॉय काम करते करते थक जाता है तो उसकी स्टडी करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा थक गया है तो वो अब क्या होगा, अब कंपनी में अपना 100% नहीं दे पाएगा, अब वो उस चीज़ से बोर हो चुका है, अब वो बिल्कुल भी एक्टिवली परफॉर्म नहीं करेगा। तो एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ की फैटिग स्टडी करना भी ज़रूरी है, उन्हें टाइम टू टाइम ब्रेक देना भी ज़रूरी है। आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉय सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लेकिन काम करते हुए उन्हें बीच में एक लंच ब्रेक दिया जाता है। वो लंच ब्रेक इसलिए दिया जाता है ताकि वो लंच कर सके, अपने दोस्तों के साथ बातें कर सके, इधर उधर कंपनी में थोड़ी देर घूमे ताकि उनका माइंड दोबारा से एक्टिव हो जाए और वो अपने काम पे दोबारा से फोकस कर सके। अगर वो लगातार काम करते रहेंगे तो उनका माइंड क्या होगा, माइंड बहुत ही ज़्यादा थक जाएगा और वो अपने काम में 100% नहीं दे पाएंगे।
सो नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, जिसे हम टू वेज पे सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम किसने दिया, तो आप क्या कहेंगे, एफडब्ल्यू टेलर। सो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या रेफर करता है, ये रेफर करता है कि एफडब्ल्यू टेलर ने कहा है कि वेजेस को दो तरीके से डिवाइड कीजिए। वेजेस को हम दो तरीकों से पे करेंगे। जो इफिशिएंट वर्कर है हम उसे ज़्यादा पे करेंगे, और जो इनफिशिएंट वर्कर है हम उसे कम पे करेंगे। इससे क्या होगा, जो इफिशिएंट वर्कर है वो मोटिवेट होगा और अच्छा काम करने के लिए, और जो इनफिशिएंट वर्कर है वो मोटिवेट होगा इफिशिएंट वर्कर के जैसा अच्छा पे लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में दो एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय ए एंड एम्प्लॉय बी। एम्प्लॉय ए जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है और एम्प्लॉय बी बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता। अब आप दोनों को सेम पे दे रहे हैं। अब क्या होगा, एम्प्लॉय ए जो है वो अच्छा फील नहीं करेगा कि ये तो मेरे से बेकार काम करता है, बट इसे फिर भी मेरे जैसा पे मिल रहा है, और एम्प्लॉय बी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसे तो पे मिल ही रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप एम्प्लॉय ए की जो है वेजेस को बढ़ा देंगे। आपने जैसे ही एम्प्लॉय ए की वेजेस को बढ़ाई, एम्प्लॉय ए मोटिवेट हो गया कि मुझे अब और भी अच्छा करना है, मुझे और भी ज़्यादा पे चाहिए। एंड एम्प्लॉय बी क्या करेगा कि एम्प्लॉय ए की वेजेस बढ़ गई क्योंकि वो अच्छा काम करता है, अब मुझे भी अच्छा काम करना चाहिए, तो वो भी मोटिवेशन फील करेगा और वो भी अच्छा काम करना शुरू कर देगा। तो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। नाउ द लास्ट वन इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि हमने सिंप्लीफिकेशन का मतलब पहले भी जाना था। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स वर्क को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना और एज पर द कैपेबिलिटी एंड द टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉय उनको उनका काम दे देना। वहीं पे स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है क्वालिटी को मेंटेन रखना, चाहे वो रॉ मटेरियल की क्वालिटी हो, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी हो, चाहे वो वर्क की क्वालिटी हो, चाहे वो प्रोसेस की क्वालिटी हो। हर चीज़ की क्वालिटी को मेंटेन रखना इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैंडर्डाइजेशन किसके प्रिंसिपल्स में, किसकी टेक्निक्स में फॉलो होता है, तो आपको टिक करना है एफडब्ल्यू टेलर। तो हमने सारी टेक्निक्स पढ़ी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम स्टडी एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। सो नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि फंक्शनल फॉर्मेनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, तो आपको टिक करना है एफडब्ल्यू टेलर। तो एक बार हम फंक्शनल फॉर्मेनशिप की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं और उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। सो फंक्शनल फॉर्मेनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे एफडब्ल्यू टेलर ने दिया। एफडब्ल्यू टेलर ने क्या किया, वर्कर्स को डिवाइड कर दिया टू डिफरेंट कैटेगरीज में। कैसे, कौन कौन सी कैटेगरीज है, पहली है हमारी प्लानिंग डिपार्टमेंट, यानी कुछ वर्कर्स जो है वो काम करेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट में, यानी उनका काम सिर्फ रहेगा प्लानिंग करना, प्लानिंग के अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। एंड द सेकंड वन इज एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, यानी कि सेकंड वर्कर रहेंगे जो कि उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहला डिपार्टमेंट कौन सा हुआ, प्लानिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे सिर्फ प्लानिंग की जाएगी। एंड द सेकंड डिपार्टमेंट इज एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट, या जिसे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, यानी जहाँ पर उन प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा, जहाँ पर रियल प्रोडक्शन की जाएगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में कौन कौन से हमारे क्लर्क आते हैं, वर्कर्स आते हैं। तो फर्स्ट वन इज रूट क्लर्क, सेकंड वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, थर्ड वन इज टाइम क्लर्क एंड फोर्थ वन इज शॉप डिसिप्लिनरी। सो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से क्लर्क आते हैं, कौन कौन से वर्कर आते हैं, लाइक रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड, टाइम एंड शॉप डिसिप्लिनरी। सो पहले हम जानेंगे रूट क्लर्क का मतलब। सो रूट क्लर्क का काम होता है किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट कराना, हमारी रॉ मटेरियल को जब तक वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक उसके ऊपर नजर रखना। सो द रूट क्लर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असर्टेनिंग द एक्चुअल रूट, यानी कि क्या करता है, एक्चुअल रूट को फाइनलाइज करता है थ्रू विच होल प्रोसेस ट्रेवल फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ से पूरा प्रोसेस ट्रेवल करता है, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुंचाने का काम किसका है, रूट क्लर्क का। जैसे कि इसके नाम से भी शो करता है रूट, यानी रास्ता दिखाना कि आप किस तरह से रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुंचा सकते हैं, ये काम किसका है, रूट क्लर्क का। इसका कीवर्ड है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल टू इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पहुंचाना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपको पेंसिल्स बनानी है, तो पेंसिल्स के लिए आपके पास रॉ मटेरियल है, वुड है, आपके पास लीड है, तो आप क्या करेंगे, उस वुड और लीड को किस तरह से कन्वर्ट करना है फिनिश्ड प्रोडक्ट में, यानी पेंसिल तक किस तरह से बनाना है, वो सब आपको कौन बताएगा, रूट क्लर्क। देन सेकंड वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। सो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम है इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड कराना। जब भी हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जब भी हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ गाइडलाइंस की जरूरत होती है। तो ये सारी गाइडलाइंस, ये सारी इंस्ट्रक्शंस हमें कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग नेसेसरी इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर दैट आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द टास्क, यानी जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको कैरी करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है वो हमें प्रोवाइड कराएगा हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। देन आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। जैसा कि इसका नाम इसको रेफर करता है टाइम। टाइम से क्या मतलब है, टाइम से मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइम में, कितने स्टैंडर्ड टाइम में हमें अपने काम को कंप्लीट करना है, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, या जो भी हम यूनिट बना रहे हैं, उस पर हमारी कितनी कॉस्टिंग आ रही है। सो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम है टाइम को स्पेसिफाई करना एंड कॉस्टिंग बताना अपने वर्कर्स को।
देन हमारा आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है जब भी हम कोई काम करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज अ मैनेजर हमारी कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्क में डिसिप्लिन लेके आए। हमारे जितने भी वर्कर्स हैं वो डिसिप्लिन में काम करनी चाहिए, कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए, कोई भी मिसबिहेव ना करे। सो ये सब देखने की जिम्मेदारी कहाँ पे आती है? डिसिप्लिन के अंदर। सो हमने पढ़ा रूट क्लर्क, यानी कि जो हमें रास्ता दिखाता है कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचाना है। देन हमने पढ़ा इंस्ट्रक्शन कार्ड। इंस्ट्रक्शन कार्ड में हम जितनी भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है वो हमें देता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। देन हमने पढ़ा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम में हमें स्पेसिफाई किया जाता है कि हमें कितने टाइम में अपना काम पूरा करना है, एंड कॉस्ट क्लर्क हमें बताता है कि हमें कितनी कॉस्टिंग में अपने काम को कंप्लीट करना है। सो सेकंड डिपार्टमेंट हमारा आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसे हम और क्या बोल सकते हैं? एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। सो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट में कौन कौन से बॉसेस आते हैं, कौन कौन से क्लर्क आते हैं। तो आपको बताना है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर एंड रिपेयर बॉस। तो गैंग बॉस का क्या मतलब है या गैंग बॉस का क्या काम है? सो गैंग बॉस का काम है मशीन्स को सेटअप करना, मशीन्स को मूव करना, मशीन्स को स्टोर करके रखना। यानी कि जो हमारा गैंग बॉस है वो किस चीज से रिलेटेड है? मशीन से रिलेटेड है। दिस इज द कीवर्ड। द गैंग बॉस इज कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ वर्क फॉर द मशीन, यानी मशीन्स पे जितना भी काम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कौन करेगा? गैंग बॉस। सच एज द सेटअप ऑफ द मशीन, मशीन्स को सेट करना, मूविंग वर्क फ्रॉम मशीन टू मशीन, अगर मशीन से दूसरी मशीन पे कोई काम जाने वाला है तो ये कौन देखेगा? गैंग बॉस। एंड फ्रॉम मशीन टू स्टोर, मशीन से स्टोर तक जो है मशीन आपकी स्टोर, जहाँ पे आप मशीन को स्टोर करके रखते हो या फिर जहाँ पर आपकी मशीन्स को रखा जाता है वहाँ पर मशीन्स को पहुँचाने का काम किसका था? गैंग बॉस का। तो बेसिकली गैंग बॉस का काम है मशीन्स को देखना, मशीन्स को प्रिपेयर करना, मशीन्स को मूव करना और मशीन्स को स्टोर करके रखना। देन आता है हमारा स्पीड बॉस। सो स्पीड बॉस किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है? स्पीड बॉस रिस्पॉन्सिबल है वर्क फ्लो के लिए, यानी कि कितनी स्पीड में काम किया जा रहा है। ही इज इन चार्ज ऑफ करेक्टिंग द स्पीड ऑफ द वर्क, यानी आपकी जो वर्कर्स की जो स्पीड है क्या वो करेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पीड बॉस कि वो उसको करेक्ट करे ताकि टाइम पे काम कंप्लीट हो सके। सो जो आजकल जो स्पीड बॉस होते हैं उन्हें हम किस नाम से भी जानते हैं? असिस्टेंट फॉरमैन। किस नाम से जानते हैं? असिस्टेंट फॉरमैन। नाउ द थर्ड वन इज इंस्पेक्टर। सो इंस्पेक्टर का क्या काम होता है? जैसे कि हम रियल लाइफ में भी देखते हैं इंस्पेक्टर का क्या काम होता है? चीज़ों को इंस्पेक्ट करना। सो यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? इंस्पेक्टर क्वालिटी को चेक करने के लिए। जितनी भी हमने प्रोडक्शन किया है क्या वो हमारी एज पर द क्वालिटी, एज पर द स्टैंडर्ड प्रोड्यूस की गई है। अगर नहीं की गई है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्पेक्टर कि वो उस चीज़ को करेक्ट करे। द इंस्पेक्टर इज अनट्रस्टेड विद द ऑल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग वर्क, यानी जितने भी हमारी इंस्पेक्शन से रिलेटेड वर्क है, जितने भी हमारी टेस्टिंग से रिलेटेड वर्क है वो हमारा कौन करेगा? इंस्पेक्टर करेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंस्पेक्टर, क्योंकि उसका काम ही है इंस्पेक्ट करना। अगर कोई प्रोडक्ट खराब है तो इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबल है उस खराब प्रोडक्ट के लिए। अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा है तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर का क्या काम है? इंस्पेक्ट करना। इसका कीवर्ड है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट चेक करना। सो लास्ट वन इज रिपेयर बॉस। सो रिपेयर बॉस का क्या काम होता है? जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, रिपेयर बॉस का काम है मशीन्स को रिपेयर करना, यानी अगर कोई मशीन खराब हो गई है या कोई इक्विपमेंट खराब हो गया है सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिपेयर बॉस कि वो उस चीज़ को मेंटेन करे, उस चीज़ को रिपेयर करे। रिपेयर बॉस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ खराब हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या है? प्रॉब्लम आएगी, प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी, मशीन नहीं चलेगी तो प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिपेयर बॉस कि उन चीज़ों को मेंटेन करके रखे और इन चीज़ों को पूरी तरह से रिपेयर करके रखे। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। एक बार हम जल्दी से सारा रिवाइज करेंगे ताकि चीज़ें आपको याद रहें और चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएं। हमने शुरू किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ, सो जिसमें हमने जाना था FW टेलर के बारे में। सो FW टेलर के बारे में हमने क्या जाना? ये एक अमेरिकन है, ये शॉप फ्लोर लेवल के लिए काम किया था इन्होंने, फैक्ट्री लेवल जो एम्प्लॉय उनके लिए काम किया था। इन्होंने वर्क को सिंप्लीफाई करने की बात की थी और स्टैंडर्ड बनाने की बात की थी। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इनकी कुछ राइटिंग्स है लाइक शॉप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एंड उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सिस्टमेटिक सॉलिडिज्म का। फिर हमने देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है वर्कर की इफिशियंसी को और उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, एक साइंटिफिक मेथड को फॉलो करना और किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट से बेस्ट वे ढूंढना और उस काम को चीपेस्ट वे में कर देना। देन हमने बात की प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जिसमें हमने 5 प्रिंसिपल्स देखे। रिप्लेसिंग द रूल ऑफ थंब विद साइंस, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल रिवोल्यूशन, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देन हमने देखी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। देन हमने देखा फंक्शन ऑफ वोमेनशिप, जिसमें हमने 2 डिपार्टमेंट की बात की, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसे हम एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट के नाम से भी जान सकते हैं।
प्लानिंग डिपार्टमेंट में आते हैं हमारे रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन। देन हमने बात की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, जहाँ पे हमारे आते हैं गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर एंड रिपेयर बॉस। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कल हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।